नेहा शर्मा को जानते हो ना, एक जानी मानी बॉलीवुड एक्ट्रेस हैं जिन्हें आप तानाजी और यमला पगला दीवाना जैसी मूवीज में देख चुके हो। वैसे तो इनकी एक इनकम कांग्रेस का चुनाव प्रचार करने से भी आती है, पर हाल ही में सोशल मीडिया पर उनके दूसरे इनकम सोर्सेज की भी चर्चा ज्यादा चल रही है। रिपोर्ट्स के अनुसार नेहा शर्मा हर महीने लगभग 17 लाख रुपए कमा रही हैं सिर्फ इंस्टाग्राम के सब्सक्रिप्शन से। लगभग 4500 लोग 290 रुपीज पर मंथ दे रहे हैं और उसके बदले में उन्हें मिलता है एक्सक्लूसिव कंटेंट, प्राइवेट स्टोरीज और क्लोजर एक्सेस, जिसका मतलब आप समझ ही गए होंगे। पहली नजर में एक सिंपल क्रिएटर इकोनॉमी सक्सेस स्टोरी लगती है, जिसके अंदर लॉयल ऑडियंस है, प्रीमियम कंटेंट है और रिकरिंग इनकम है। लेकिन अगर इस पूरे मॉडल को थोड़ा सा डीपर एनालिसिस किया जाए तो एक अनकंफर्टेबल सवाल सामने आ जाता है, लोग आखिर पे किस चीज के लिए कर रहे हैं? क्या ये पेमेंट कंटेंट के लिए है या फिर ये पेमेंट उस फीलिंग के लिए है जिसमें उन्हें लगता है कि वो एक सेलिब्रिटी के फिजिकली करीब आ चुके हैं? एंड ये सिर्फ नेहा शर्मा के ऐसे कंटेंट की बात नहीं हो रही है। आज इंस्टाग्राम पर कितनी ही नॉर्मल लड़कियां ऐसा एक्सक्लूसिव कंटेंट दे रही हैं सब्सक्रिप्शन बेसिस पर, और सोफिया अंसारी जैसे नाम उनमें सबसे ऊपर आते हैं, जिनके उस टाइप के फोटोज और वीडियोस 3000 से ज्यादा लोग पे करके देखते हैं। और भाई साहब, भारत के अंदर चल रहा है ये कमाल का इकोनॉमी मॉडल हमें एक और पुराने और कंट्रोवर्शियल प्लेटफॉर्म ओनली फैंस की याद दिलाता है। वहां पर चीजें साफ थी, यूजर्स पैसे देते थे एक्सक्लूसिव कंटेंट के लिए जिसमें एडल्ट कंटेंट होता था, लेकिन आज वही सिस्टम इंस्टाग्राम पर मौजूद है, बस एक सैनिटाइज्ड पैकेजिंग के साथ। यहाँ उस टाइप के कंटेंट को एडल्ट कंटेंट नहीं कहा जाता बल्कि एक्सक्लूसिव कंटेंट कहा जाता है। लेकिन अगर स्ट्रक्चर देखें तो मैकेनिक्स वही है बिल्कुल, यानी कि एडल्ट फोटोज और रील से अटेंशन को कैप्चर करना, इमोशनल कनेक्शन बनाना और फिर उसे पेमेंट में कन्वर्ट कर देना। इंस्टाग्राम अब सिर्फ एक सोशल मीडिया ऐप नहीं है, ये एक स्ट्रक्चर्ड मोनेटाइजेशन सिस्टम बन चुका है जहां इंटीमेसी को प्रोडक्ट बना दिया गया है। एंड ये ट्रेंड डेंजरस है। वेस्टर्न कंट्रीज इस ट्रेंड को झेल चुके हैं ओनली फैंस के थ्रू। चलिए, जो वेस्ट में हुआ उसके थ्रू भारत में क्या हो सकता है उसे समझने की कोशिश करते हैं। ये कहानी शुरू होती है 2011 से 2015 के बीच में, जब स्नैपचैट नाम की एक एप्लीकेशन पर टीनेजर्स ने एक दूसरे को अपनी फोटोज शेयर करनी शुरू की और धीरे धीरे एक ट्रेंड बन गया। ये फोटोज किसी फैमिली वैकेशंस की हो सकती थी, किसी स्पोर्ट्स इवेंट की हो सकती थी, पर अचानक से एक नया ट्रेंड आया जिसमें एक दूसरे के साथ सेक्सुअल फोटोज शेयर करना शुरू कर दिया गया। 2016 में एक सर्वे हुआ जिसमें यह पता चला कि स्नैपचैट पर ऑलमोस्ट 23% लोग एक दूसरे को सेक्सुअल फोटोज भेज रहे थे, जिनका धड़ल्ले से मिसयूज भी हो रहा था। डिक पिक्स इस प्लेटफॉर्म पर सबसे ज्यादा शेयर होने वाले स्नैप्स थे और यहां से एक बिजनेस आइडिया आया, अगर आपको बिना कपड़ों के फोटो देनी ही है किसी को तो भाई फ्री में क्यों दो, चार्ज करो इसके लिए। और यहीं से शुरू हुआ स्नैपचैट प्रीमियम, जहां आप अपने फोटोज और वीडियोज सब्सक्रिप्शन पर दे सकते थे। गजब की रोजगार स्कीम थी। New tonight, it is called Premium Snapchat, a place young people are using to share explicit photos and content for cash. Some are making hundreds, sometimes thousands of dollars a month. Channel 2 News anchor Christine Noel shows us why this app is putting so many young people at risk. यहाँ से वो रास्ता खुल गया जहाँ लोग, स्पेशली विमेन, अपने प्राइवेट कंटेंट को सीधे अपने फॉलोअर्स को बेच सकते थे, बिना किसी वेबसाइट, बिना किसी दलाल के। और भाई साहब, यहाँ से तो फ्लड गेट्स खुलने ही थे। साल 2016 में ही ओनली फैंस नाम का एक नया प्लेटफॉर्म लॉन्च हुआ, जो कि शुरुआत से ही हर तरीके के क्रिएटर के लिए था। लेकिन 2018 आते आते ये वेबसाइट पूरी तरीके से एडल्ट कंटेंट का अड्डा बन चुकी थी। इजी वर्ड्स में पैसे दो, फोटो और वीडियो लो वाला मॉडल था। पैसे लेकर लड़कियां वल्गर फोटोज और वीडियोस बेचने लगी थी। 2021 तक ओनली फैंस पर 75% कमाई सिर्फ एडल्ट कंटेंट से हो रही थी। और 2024 आते आते भाई साहब, इसके यूजर 50 मिलियन से बढ़कर 240 मिलियन हो गए थे। ओनली फैंस की खासियत थी सीधा कनेक्शन। लोग कंटेंट क्रिएटर से चैट कर सकते थे, लाइव वीडियोस देख सकते थे उसके, और कस्टम कंटेंट की भी डिमांड कर सकते थे। मतलब कि सब कुछ ऐसा लगता था जैसे सामने वाला व्यक्ति सिर्फ आपके लिए कर रहा है, और यही इमोशनल भ्रम इसकी सबसे बड़ी कमाई का जरिया बन गया। इसी बीच में कोविड-19 आ गया। रिसेशन ने लाखों यंगस्टर्स को जॉबलेस बना दिया और ऐसे में सोशल मीडिया पर एक नया ट्रेंड छा गया, घर बैठे कमाओ फोटो बेच बेच कर। वेस्टर्न कंट्रीज में 18 साल के होते ही कई लड़कियां ओनली फैंस को करियर ऑप्शन मानने लग गई। कई लड़कियां $1000 से लेकर $20,000 तक महीने कमाने लग गई, सिर्फ फोटोज, वीडियोज और चैट से। और इस बवासीर के खरीदार वेस्टर्न कंट्रीज में तैयार बैठे थे। एक रिपोर्ट के अनुसार अमेरिका के हाई स्कूल छात्रों में 13 साल की उम्र तक 50% से ज्यादा बच्चों ने पॉर्न देख लिया होता है, और इसका जरिया इंस्टाग्राम, स्नैपचैट या फिर टिकटॉक जैसे ऐप्स होते हैं। और जब टीनेज में ही दिमाग में इस टाइप का कंटेंट भर जाए तो 18 की उम्र होते ही ये सब नॉर्मल लगने लगता है। इसी जनरेशन ने ओनली फैंस पर कंटेंट बनाकर बेचा और इसी जनरेशन ने उसे खरीद कर कंज्यूम भी किया। और इस तरीके से एक पूरी पीढ़ी सेक्स को कमोडिटी की तरह देखने लग गई। और इसका असर पता है आपको क्या हुआ? लोगों ने डेटिंग करना कम कर दिया,
क्योंकि डेटिंग में आपको टाइम और इमोशन दोनों इन्वेस्ट करने पड़ते हैं। उसके बाद कोर्टशिप का पीरियड होता है और तब जाकर चीजें सेक्सुअल होती हैं। पर डिजिटल प्लेटफॉर्म पर ऐसा नहीं है, पैसा फेंको और चरम सुख लो। एक सर्वे के अनुसार अमेरिका में इन प्लेटफॉर्म पर 47% लोग शादीशुदा हैं, 36% की एज 25 से लेकर 35 है और 70% ओनली फैंस यूजर्स विमेन हैं। इसके अलावा 8% मैन शुगर डेटिंग में शामिल हो चुके हैं। इसका मतलब पता है आपको? शुगर डेटिंग यानी जहां लड़कियां डेट्स और कंपेनियनशिप के बदले अमीर लोगों से पैसा लेती हैं। ये लड़कियां अक्सर कॉलेज की स्टूडेंट्स होती हैं जो अपनी फीस या फिर खर्चे के लिए शुगर डैडीज से पैसा लेती हैं। बदले में उन्हें कंपनी डेट या फिर कई बार सेक्स देती है। एक डेटा के अनुसार सीकिंग अरेंजमेंट्स जैसी साइट्स पर 4 करोड़ से ज्यादा लोग शुगर बेबीज या शुगर डैडीज के तौर पर रजिस्टर्ड हैं, जिसमें अमेरिका और ब्रिटेन सबसे आगे हैं। मतलब कि भाई साहब पैसा फेंको और डेट करो, पैसा फेंको और कोई आपको कंपनी देगा, पैसा फेंको और डिजिटल वीडियोस खरीदकर अपनी फैंटेसीज मिटाओ, पैसा फेंको और कॉलेज में पढ़ रही लड़कियां आपके साथ सोने आ जाएंगी। और इसका इम्पैक्ट डिजास्टरस है। बेसिकली एक पूरी सोसाइटी से डेटिंग, रोमांस, लव, मैरिज, कंपेनियनशिप और परिवार जैसी चीजें खत्म करने के लिए सब काफी है। और इस टाइप का जो कंटेंट बनाने वाले क्रिएटर्स है ना, उनका हाल भी कोई ठीक नहीं है। 2023 की एक साइकोलॉजिकल स्टडी के अनुसार ओनली फैंस पर काम करने वाले 34% क्रिएटर्स एंजाइटी और डिप्रेशन से जूझ रहे हैं। और इसका कारण पता है क्या है? रोज नए नए कंटेंट की मांग, फैमिली का प्रेशर, सामाजिक डर और लगातार ऑब्जेक्टिफिकेशन। कई पुराने क्रिएटर्स बताते हैं कि पैसा कमाने के बाद भी उन्हें पछतावा होता है कि उन्होंने अपनी इमेज को इस तरीके से बेच दिया जिसे अब मिटाना मुश्किल है। दूसरी तरफ ऐसे कंटेंट को खरीदने वाले भी मेंटली अफेक्टेड हो रहे हैं। एक सर्वे बताता है कि जो लोग रेगुलरली ओनली फैंस टाइप के कंटेंट को खरीदते हैं, उनकी सेक्स लाइफ में डिससेटिस्फैक्शन ज्यादा होती है। वो लोग अपने घर में भी वैसा ही सब चाहते हैं जो उन्होंने ओनली फैंस में देखा है। लेकिन आप खुद ही सोचिए कि क्या घर के अंदर पॉर्न जैसी परफॉर्मेंस पॉसिबल है? और इसका रिजल्ट ये है कि लोगों के अंदर से रिलेशनशिप में कमिटमेंट जैसे इमोशंस खत्म हो चुके हैं। लोग बड़े नंबर्स में शादी करना ही छोड़ चुके हैं क्योंकि सेक्स तो उन्हें खरीद कर ही मिल रहा है। और भाई साहब जब शादी ही नहीं हो रही तो बच्चे भी क्या ही होंगे। 2024 में अमेरिका की फर्टिलिटी रेट 1.599 रह गई, जो कि 2.1 के रिप्लेसमेंट लेवल से बहुत नीचे है। यूके में भी ये रेट 1.44 है, यानी कि रिप्लेसमेंट रेट से बहुत ज्यादा नीचे। बाकी भाई साहब जब परिवार ही नहीं रहे तो मैक्सिमम यंगस्टर्स लगातार लोनलीनेस को महसूस करते हैं। जो शुरुआत हुई थी फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन के नाम पर, वह आज एक पूरी पीढ़ी की सोच, रिश्तों और मेंटल हेल्थ को निगल चुकी है। और ये सिर्फ इस पूरे कॉन्सेप्ट का सोशल एस्पेक्ट है, क्रिमिनल एस्पेक्ट तो आपके रोंगटे खड़े कर देगा। साउथ कोरिया में 2018 से 2020 के बीच में टेलीग्राम ऐप पर 2 बड़े सेक्स क्राइम सामने आए, एनथ रूम केस और डॉक्टर रूम केस। कुछ लोग टेलीग्राम पर एनथ रूम नाम के एनक्रिप्टेड चैट रूम्स चलाया करते थे। इन रूम्स में लड़कियों को ब्लैकमेल करके उनके न्यूड फोटोज और टॉर्चर वीडियोस बनवाए जाते थे। शुरुआत में लड़कियों को फ्री जॉब या मॉडलिंग का ऑफर देकर फंसाया जाता था, फिर उन्हें अश्लील तस्वीरें भेजने को मजबूर किया जाता था और इसके बाद उन तस्वीरों का इस्तेमाल करके उन्हें ब्लैकमेल किया जाता था। बोला जाता था कि अगर तुमने वीडियोस नहीं भेजे तो हम तुम्हारी तस्वीरें पब्लिक कर देंगे। टेलीग्राम पर इन रूम्स के हजारों मेंबर्स थे जो बिटकॉइन में पेमेंट करके इन वीडियोस को देख सकते थे। और इन ग्रुप्स में लड़कियों की ऐसी हालत के ऐसे वीडियोस बनाए गए थे जो बस अश्लील नहीं थे, वो टॉर्चर था, जिसकी डिटेल्स यहाँ पर बताई भी नहीं जा सकती है। ये एक डिजिटल सेक्स स्लेवरी केस था जिसमें 74 लड़कियों की जिंदगी बर्बाद हो गई थी, जिसमें से 26 यानी कि 26 की एज 18 भी नहीं हुई थी। सो आप सोच कर देखिए कि ऑनलाइन प्रोस्टिट्यूशन इंसान को कहां तक ले जाता है। इन द एंड अगर इजी वर्ड्स में कहूं तो ये ऑनलाइन ब्रॉथल्स सोशली तो किसी भी सोसाइटी को डैमेज करते ही हैं, पर इनसे होने वाले क्रिमिनल केसेस किसी के भी रोंगटे खड़े कर सकते हैं। और अब यही पैटर्न भारत के अंदर भी देखने को मिलने लगा है। 2023 के बाद से जैसे ही इंस्टाग्राम सब्सक्रिप्शन फीचर रोल आउट हुआ, उसी के साथ इंस्टाग्राम सब्सक्रिप्शन जैसे सर्च टर्म्स में मैसिव स्पाइक देखा गया है। एस्टिमेट्स के अनुसार ऐसे कंटेंट में सर्च इंटरेस्ट 400% तक बढ़ा है। इसका सीधा सीधा मतलब है कि क्रिएटर्स और यूजर्स दोनों इस मॉडल को एक्सप्लोर कर रहे हैं एंड इसका रिजल्ट सिर्फ वही हो सकता है जो हमें पश्चिम के देशों में दिखा। यह पूरा सिस्टम, ये पूरी ओनली फैंस इकोनॉमी भारत में भी बस फैमिली सिस्टम को तोड़ेगी, लोगों को अकेला करेगी और यंगस्टर्स को डिप्रेशन में लेकर जाएगी। और इसीलिए भाई साहब क्रिएटर्स की तो जिम्मेदारी बनती है, पर उनसे ज्यादा जिम्मेदारी बनती है उन लोगों की जो इन क्रिएटर्स के ऐसे कंटेंट को कंज्यूम करने के लिए पैसे देते हैं, क्योंकि असली शिकार आप ही लोग हैं।